हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटर क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर को एक वीडियो में ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। हम लोग अब शुरू करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसे समझेंगे हम लोग इसको देखिए। पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ हो तो उसके चारों ओर जो फील्ड होता है, जहां पर कि कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज लाया जाए तो जहां तक उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है वह स्पेस, वह एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इफेक्ट को डिफाइन करने का तरीका हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जिसका नाम था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि यहां से एक लाइन मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, जो कि इस चार्ज से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। इस लाइन पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था पीछे चैप्टर में, कि यहां पर यूनिट चार्ज के ऊपर रखा गया, यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर से सुन लीजिए, इस पॉइंट पर रखे गए यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता था। वह वेक्टरली इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट की बात होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए तीन तरीके होते हैं। वेक्टर मेथड में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पढ़ते हैं। स्केलर मेथड में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में पढ़ेंगे। तीसरा तरीका था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। चलिए अब लोग हम इस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर कोई टेस्ट चार्ज जो कि इनफाइनाइट पर है, जिसको कि प्लस Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ले आएंगे, तो यह जो जिसका कि एरिया है, जिसका कि फील्ड है, यह यह चार्ज बॉडी इसके ऊपर जैसे ये फील्ड के भीतर आया, यहां पर आ गया, ये पॉजिटिव होने के कारण यह इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इस टेस्ट बॉडी को इसके फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लाना चाहते हो तो कोई एक्सटर्नल वर्कर होगा, हमको कार्य करके इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको, कि मान लीजिए एक्सटर्नल वर्कर ने यहां तक लाने में इस टेस्ट पार्टिकल को यहां तक लाने में W वर्क हुआ, तो जिस टेस्ट चार्ज को ला रहे हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, पॉइंट बदल देंगे तो वर्क बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट का कैरेक्टर होता है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इनफाइनाइट से किसी टेस्ट पार्टिकल को लाने में किए गए वर्क और इस चार्ज का रेशियो जो होता है, यही इस पॉइंट का, पार्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। होता है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क और इसके चार्ज की वैल्यू का रेशियो ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, डिफाइन किया जाता है। समझ गए? देखिए, चाहे ऐसे कह दीजिए या हम कह दें दूसरे बॉडी में कि इसकी वैल्यू अगर 1 कूलम है, यूनिट चार्ज को
इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही क्यों 1 हो गया, तो देखिए वर्क ही v बन गया, है ना। उस केस में वर्क ही v बन जाएगा, कब, जबकि Q0 की वैल्यू 1 होगी। समझ गए कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ गए, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई और यह फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसकी मदद से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला बल्कि कह दीजिए, यहां एक बात और समझ लीजिए कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर एक्सटर्नल वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्कर वर्क करेगा तो वह एनर्जी अपनी खर्च करेगा, जिसके ऊपर खर्च करेगा उसको एनर्जी मिल जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वर्क पॉजिटिव माना जाएगा, तब पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। या सिंपल से इस तरीके से बोलिए कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके चारों ओर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होता। तो हम समझ लीजिए, इस तरीके से समझा दे रहे हैं कि पॉजिटिव बॉडी चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। डायमेंशन की बात करते हैं, पहले यूनिट की बात, SI यूनिट ऑफ V, इसको V से इंडिकेट करते हैं, तो दोनों की यूनिट लगा दीजिए। SI यूनिट वर्क की जूल, इसकी कूलम, शॉर्ट में J/Q, इसी दोनों को मिलाकर के नाम एक अलग दे दिया गया वोल्ट। तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। जूल पर कूलम को ही वोल्ट पढ़ते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लॉजिकली दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को यहां से फ्री कर दें, मुक्त कर दें, छोड़ दें, तो यह इसके द्वारा रिपल्सन लगने के कारण ये दूर की तरफ मूव करने लगता है। तब हम पोटेंशियल को ऐसे भी समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है फील्ड के भीतर चार्ज पार्टिकल के गति की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। किस दिशा में वह मूव करेगा, कौन मूव करेगा? टेस्ट चार्ज बॉडी, टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहां रख देते हैं। क्योंकि यहां से यहां तक जाने में वर्क ज्यादा हुआ, अगर यहीं तक लाना होता, बॉडी को कम दूरी तक लाना होता तो कम वर्क होता। तो इसका मतलब कि यह बॉडी अगर फ्री कर दिया जाए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर गति करेगा। और एक तरीके से समझिए, जैसे किसी बर्तन ले लें और इस बर्तन में पानी भर दें, पानी का लेवल यहां तक उठ गया। एक दूसरा पतला बर्तन है, दोनों ही ग्राउंड पर रखे गए हैं, इसमें कम पानी भरोगे तो भी इसका ग्रेविटेशनल लेवल ज्यादा होगा। दो बर्तन हैं, दोनों में पानी भरे हुए हैं, एक चौड़ा बर्तन है, एक संकरा बर्तन है, इसमें पानी ज्यादा होने के बावजूद भी पानी का ग्रेविटेशनल लेवल कम होगा, और इसमें पानी का अमाउंट कम होने पर भी पानी का ग्रेविटेशनल लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आकार अलग अलग है, शेप अलग अलग है। अगर इन दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, हम कह रहे हैं कि इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें कम है,
लेकिन क्या जिसमें वाटर ज्यादा उधर से पानी उधर बहेगा? नहीं, पानी किधर से किधर बहता है? जिसमें कि पानी का ग्रेविटेशनल लेवल ज्यादा होगा उधर से पानी कम ग्रेविटेशनल लेवल की ओर बहेगा। पानी किधर बहता है? हायर, ऊंचे ग्रेविटेशनल लेवल से नीचे ग्रेविटेशनल लेवल की ओर। कब तक बहेगा? जब तक कि दोनों ही बर्तनों में पानी का ग्रेविटेशनल लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसा नहीं कभी होता है कि पानी कब तक बहेगा? जबकि दोनों में पानी की अमाउंट बराबर हो जाए। गलत बात। दोनों में पानी कब तक बहेगा? एक बर्तन से दोनों का लेवल, ये नीचे गिरेगा, इसका लेवल ऊपर उठेगा। जब दोनों बर्तनों में पानी का ग्रेविटेशनल लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का बहना रुक जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। एक मेरे पास किसी मेटल की गेंद है, स्फेयर है, एक बड़े मेटल है। इसको कम एनर्जी देंगे, किसी भी बॉडी को एनर्जी देने से, थर्मल एनर्जी देने से उसका थर्मल लेवल बढ़ता है, और थर्मल लेवल का ही नाम है टेम्परेचर। अगर इसको कम थर्मल एनर्जी दी गई लेकिन शेप कम होने के कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका मान लीजिए ज्यादा है, लेकिन हीट एनर्जी कम होने के बावजूद भी टेम्परेचर ज्यादा है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें तो हीट किधर बहती है? हीट जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर से कम टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ बहती है। और कब तक बहेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। टेम्परेचर बराबर ना हो जाने का मतलब थर्मल लेवल का मान बराबर हो जाना। बिल्कुल इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी समझेंगे। मेरे पास दो बॉडी है, यह भी चार्ज बॉडी है, यह भी चार्ज बॉडी है। अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए या कांटेक्ट में ला दिया जाए तो चार्ज किधर से किधर बहता है? किधर से किधर? जैसे यहां मैंने कहा वाटर का ग्रेविटेशनल लेवल ज्यादा क्या है, यहां पर थर्मल लेवल क्या है, यहां चार्ज का लेवल क्या है। चार्ज का लेवल जिसका ज्यादा होगा उसी बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में जाएगा। चार्ज का लेवल अगर इसमें ज्यादा है, चार्ज के लेवल ऑफ चार्ज का ही नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लॉजिकल मीनिंगफुल डिफिनीशन यह हुआ, क्या हुआ कि लेवल ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। जिस बॉडी के चार्ज का लेवल ज्यादा होगा उस बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के चार्ज का लेवल समान ना हो जाए। लेवल समान हो जाने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू समान हो जाए। जब दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू समान हो जाएगी उस पोटेंशियल को नाम दिया जाता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। उसी तरीके से यहां भी देखिए कि यहां का पोटेंशियल कम है, और अगर कोई पॉइंट यहां क्यों होता तो यहां से यहां तक लाने में वर्क कम होता तो इसकी पोटेंशियल कम होता। तब अगर इस टेस्ट चार्ज बॉडी को फ्री कर दें तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो पोटेंशियल डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी किधर मूव कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी किधर मूव कर रही है। हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है। यहां फील्ड की बात हुई, यहां दो बॉडी को लेकर के हम लोगों ने समझ लिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों तरीके से मैथमेटिकल रूप में और लॉजिकल रूप में दोनों तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हाँ बच्चों, अब अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि पॉइंट O पर एक चार्ज बॉडी प्लस Q स्थित है। यहां से लेकर के यहां तक यह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है।
एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया जो कि इस O पॉइंट से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अलग अलग पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट बदल दिया तो अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था मैंने कि प्लस टेस्ट चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क और उस चार्ज बॉडी का रेशियो ही पोटेंशियल था, या यूनिट चार्ज बॉडी को। मान लीजिए इस बॉडी को A तक लाया गया और वर्क हुआ W1, तब W1 बाई Q0 VA A पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट A का कहलाएगा। अगर इस बॉडी को A तक न ला करके B तक ही लाना है तब VB की वैल्यू कैसे बताएंगे? बिल्कुल आप बता देंगे, W2 बाई Q0 ये होगा। हम पूछे कौन बड़ा है? जिसको ज्यादा दूरी तक लाना पड़ा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मींस ये बड़ा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो A की वैल्यू ज्यादा है, VA माइनस VB कहेंगे। VA की वैल्यू क्या पुट करोगे? W1 बाई Q0 पुट करोगे। VB की वैल्यू W2 बाई Q0 पुट करोगे। W2 क्या चीज है? टेस्ट बॉडी को इनफाइनाइट से B तक लाने में किया गया जो वर्क होगा वह वैल्यू W2 है। Q0 एलसीएम ले लीजिए, W1 माइनस W2, W1 माइनस W मतलब कि इस वर्क में से इसको माइनस करेंगे तो बॉडी को B से अगर माइनस करेंगे तो B से A तक लाने में WB2A बाई Q0। यह पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। और डिफाइन कैसे कर देंगे आप? देख लीजिए, किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज का रेशियो, उन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा जाता है। या इसको अगर 1 कह देंगे तो यूनिट टेस्ट बॉडी को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही, इसको 1 मान लेने पर वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा जाएगा। और इसकी यूनिट वही पीछे की यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है, केवल डिफरेंस की बात यहां पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये O पर एक बॉडी प्लस Q रखी हुई है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक की लाइन बना दिया मैंने। इसमें 2 पॉइंट चुन लिया, A और B। इसका पोटेंशियल V होगा, इसका V माइनस डेल्टा V होगा। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा x है। दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो चेंजिंग होती है, चेंजिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में होने वाली चेंजिंग का नाम ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में होने वाली चेंजिंग। मान लीजिए डेल्टा x डिस्टेंस बढ़ने पर, डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल घट रहा है आगे की तरफ। जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। एक चीज बढ़ रही दूसरी घट रही है तो हम लोग इसको साइन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x डिस्टेंस में पोटेंशियल में जो डिफरेंस हुआ वो डेल्टा V है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल घट रहा है। इसी बात को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट
वोल्ट पर मीटर। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? पोटेंशियल ग्रेडियंट ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? पॉजिटिव बॉडी है तो इससे दूर की तरफ यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन होती है। लेकिन ग्रेडियंट की डायरेक्शन इसका उल्टा माइनस साइन के साथ, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, अपोजिट टू वेक्टर ई। वेक्टर ई के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यह टॉपिक हम लोगों का है अगला। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे इसमें हम लोग। मान लीजिए कि पॉइंट ओ पर एक पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे आकार का चार्ज बॉडी प्लस क्यू रखा गया है। ये इन्फिनिट तक इसका फील्ड फैला हुआ है। एक लाइन बना दिया इस पॉइंट ओ से इन्फिनिट तक। इसमें किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? इसके भीतर कोई एक पॉइंट चुन लीजिए ए। ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस R लेट कर लीजिए O से, और एक अनदर पॉइंट ले लिया मैंने जो कि X डिस्टेंस पर है। O से A की डिस्टेंस X है। अगर इस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी प्लस Q रख देते हैं तो बाई कूलम्स लॉ यहां पर रखे गए इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई x स्क्वायर। यह O पर प्लस Q है, यहां पर Q0 टेस्ट बॉडी रखा गया है, इनके बीच की डिस्टेंस x है। इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सन का होगा, दूर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू यह कूलम्स रूल के द्वारा प्राप्त है। अगर इस बॉडी को बहुत कम डिस्टेंस तक B तक धीरे धीरे यहां से हमको यहां तक लाना है, तभी पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लीजिए एक पॉइंट A से बहुत कम डिस्टेंस पर, जिसकी डिस्टेंस dx का दिया, वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि यहां से यहां तक विदाउट एक्सेलरेशन के उसी फोर्स, जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके द्वारा लग रहा है, इसी के इक्वल अपोजिट फोर्स लगा करके एक्सटर्नल वर्कर के द्वारा लगाया जाएगा, तभी हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको A से B तक मूव कर पाएंगे। तो एक एक्सटर्नल वर्कर है जो कि इस फोर्स के इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके A से B तक शिफ्ट कर रहा है, वहां तक ला रहा है, जो कि विदाउट एक्सेलरेशन क्रिया हो रही है, निश्चित फोर्स के द्वारा A से B तक मूव करा रहा है। इस छोटी घटना में जो छोटा सा वर्क होगा एक्सटर्नल वर्कर द्वारा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? वर्क की डिफिनेशन होती है वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। चूंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर लग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 180, F into dx cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 होगी, माइनस F dx। F की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई x स्क्वायर dx। बाई इंटीग्रेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर हम बात करें कि इस टेस्ट चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाना है,
तो इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस तक लाना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या, लोअर लिमिट कहां है, पहले टेस्ट बॉडी इनफाइनाइट पर है, बाद में आर डिस्टेंस तक आ गई, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर डी डब्ल्यू। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इनफाइनाइट टू आर लिमिट रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर हो गया, Q0 बाहर हो गया, इनफाइनाइट टू आर लिमिट है x की पावर -2 dx। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, एक पावर जोड़ते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, यह इंटीग्रेशन का रूल है। कैपिटल ब्रैकेट में करके लिमिट रिप्रेजेंट कर देंगे, इक्वल माइनस साइन छोड़ दिया हम लोगों ने, माइनस ये लगा हुआ है, माइनस साइन छूट गया है, ये माइनस है। अब ये माइनस माइनस मिल करके पॉजिटिव बन जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बाई आर। ये टोटल वर्क, कौन सा वर्क हुआ ये, कि इस टेस्ट बॉडी को इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल वर्क द्वारा, एक्सटर्नल वर्कर के द्वारा जो वर्क हुआ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या कहती है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है वर्क और चार्ज बॉडी का वैल्यू का रेशियो, पोटेंशियल उस पार्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। Q0 से अगर डिवाइड करेंगे तो Q0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई आर। यह रिजल्ट मिल गया हमको किसका, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज Q पता हो और उससे डिस्टेंस पता हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये बॉडी जो है चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर ये बॉडी निगेटिव होती तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव। ये कैलकुलेशन, इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमको आज मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यह नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है। पोटेंशियल एनर्जी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी किसी टाइप की हो, जो सिस्टम हम बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क किया जाता है वर्क ही कन्वर्ट होकर के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यह जनरल डिफिनीशन है। हम लोग यहां कैसे डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट O है जहां पर कि एक प्लस चार्ज स्थिर है, रुका गया है, रखा गया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। ये लाइन बना दिया, एक टेस्ट बॉडी मान लीजिए इनफाइनाइट पर है, इसको फील्ड के भीतर पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस टेस्ट बॉडी को यहां तक लाने में जो वर्क होगा, अगर हम लोग इसको यहां तक लाएं और ला करके इसको भी रोक दें तो क्या पिक्चर हमको, क्या सिस्टम दिखाई देगा, एक प्लस Q चार्ज, एक प्लस Q0 चार्ज, दो चार्ज बॉडी
r डिस्टेंस पे रखे हुए मिलेंगे। यह सिस्टम बन जाएगा। इस सिस्टम को बनाने के लिए प्लस क्यू बॉडी को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ होगा, यही वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाता है। समझ गए कि किसी भी बॉडी को, टेस्ट चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ला करके रख देने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और इस वर्क का कैलकुलेशन, डेरिवेशन अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया U इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल वर्क 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R, Q0 बाई R। इसका ये फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट जूल, इसकी यूनिट जूल होती है Q0 बाई R। अगर हम लोग इसको Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं, तब फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के हम लोग समझ सकते हैं Q1 Q2 बाई R भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R। अब एक जूल की यूनिट को एक दूसरे रूप में, एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो यूनिट है एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से हम लोगों को मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनेशन में आप लोग पढ़े हैं V = W बाई Q0। इससे W की वैल्यू निकालेंगे तो VQ0, V वोल्ट होता है और Q0 चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या घटना, एक बढ़ा, दो बढ़ा, दोगुना चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस वजह से चार्ज की यूनिट को इलेक्ट्रॉन के रूप में भी पढ़ा जाता है। अगर Q की यूनिट इलेक्ट्रॉन, इसकी वोल्ट हुई, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट बन गई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यह वोल्ट कूलम मिलकर के ही जूल बनता है। इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एटॉमिक फिजिक्स में बहुत छोटी यूनिट है, 10⁻⁻90 के फॉर्म में है। छोटी यूनिट एटॉमिक फिजिक्स में यूज किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी का यूनिट है। हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं हम लोग, डाइपोल भी पढ़ चुके हैं। डिस्कशन फिर से करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हों। देखिए इसका डायग्राम। ए पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए है जहां पर -q चार्ज रखा गया है। एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, इससे ए से स्मॉल डिस्टेंस b है, इस b पॉइंट पर +q चार्ज रखा गया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की? a और b के बीच की डिस्टेंस 2l, वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस। अगर ऐसा सिस्टम मेरे पास है कि -q और +q चार्जेस, इक्वल अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो यह सिस्टम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा जाता है। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, -q से +q की ओर होती है। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मान लीजिए इसका एक मिड पॉइंट है जिसका नाम C है, और इस C से कोई लाइन किसी एंगल पर हम लोग ड्रा कर लें। एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया जो कि मिड पॉइंट से पास कर रही है, और ये P की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये वेक्टर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नोटेशन है, -q से +q की ओर।
और C से इस लाइन पर कोई पॉइंट P है, P के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर CP पढ़ी जाएगी। वेक्टर CP पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हुआ। इस CP की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस R है। इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेशन करना है। यह मेरा क्वेश्चन हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या है बता दिया, और एट एनी पॉइंट मतलब कि इस एंगल को कुछ भी रख सकते हो। यही एंगल अगर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाने का मतलब कि इसी लाइन पर आ जाएगा, ए बी को मिलाने वाली लाइन पर P बन जाएगा, तब वह एक्सियल पोजीशन पढ़ा जाता है। और यही एंगल अगर 90 डिग्री बन जाता है तब वह लाइन जो होती है इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ी जाती है। कई नामों से पढ़ी जाती है, इन नामों से आप पहले से परिचित होंगे अगर मेरा वीडियो पिछला देखे होंगे तो। अब ये डिस्टेंस R है, P पर कैलकुलेशन करना है, कैसे डिराइव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। A को P से पहले मिला दीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस R1 है या वेक्टर AP ये पोजीशन वेक्टर R है, R1 है। B को P से मिला दीजिए, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए R2 है। अब हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, और उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 K/Q/R। तो एक एक करके -Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उसकी वैल्यू पोटेंशियल की क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज के कारण। लाइन मैंने खींच दिया, लिख नहीं रहे, समझ लीजिए कि -Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 = 1/4πε0 K -Q/R। R मीन्स AP मीन्स R1। ये रिलेशन 1 बन गया। ये क्या है कि -Q चार्ज बॉडी जो कि A पॉइंट पर रखा गया है, इससे R1 डिस्टेंस पर जो P पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन यह पीछे से हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, लिख लिए। इसी तरीके से +Q चार्ज बॉडी के कारण जो कि पॉइंट B पर रखा गया है, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V2 = 1/4πε0 K + Q/R2। इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल मतलब दोनों की सम निकालना होगा तो साइन के साथ अगर ऐड करेंगे तो उसी को एल्जेब्रिक सम कहते हैं या स्केलर समेशन। साइन के साथ सम कर दीजिए, लेकिन उसको करने के लिए यह असुविधा होगी तो R1 R2 की वैल्यू को R के टर्म में ज्योमेट्री की मदद से पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर सम करेंगे। लिखने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं V की वैल्यू नेट पोटेंशियल V = V1 + V2 1/4πε0 K। V1 की वैल्यू -Q/R1 + 1/4πε0 K + Q/R2। अगर कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 K × Q, कॉमन ले लिया तो -1/R1 + 1/R2। ये इक्वेशन थर्ड मिली। R1 R2 की वैल्यू को अगर R के टर्म में हम लोग रख दें तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। बाय ज्योमेट्री चलते हैं हम लोग, बाय ज्योमेट्री। मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर पहले से क्लियर है तब समझ जाएंगे आप। R1 = R1² = R² +
एल स्क्वायर, ये 2l है, यहां की l लेंथ हो जाएगी, ये l लेंथ हो जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl कॉस थीटा। यह इक्वेशन ज्योमेट्री की मदद से हम लोग पढ़े हुए हैं। इससे r1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करते चलते हैं। r1 स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या सिंप्लीफाई मिलेगा, 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2l और l कॉस थीटा बाई r। यह सिंप्लीफाई हुआ। यदि हम लोग l को, और हम लोग जानते भी हैं l की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होती, बहुत ही स्मॉल होती है, तो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इतना कम होगा कि इसके इक्वेशन में इसके जोड़ने या न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। r1 स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस 2l कॉस थीटा बाई r। अगर r1 की वैल्यू निकालेंगे तो इस हम लोगों को यहां 1 बाई r1 निकालना है, तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 बाई r1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर और 1 प्लस 2l कॉस थीटा बाई r पावर -1/2, क्योंकि बाई में होगा, रेसिप्रोकल लिए हैं। 1/2 नहीं, अभी आर स्क्वायर को बदले r ले लीजिए तो वहां -1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगी, समझ लीजिए। 1 अपान r1 कर स्क्वायर है, स्क्वायर भी हटा करके अंडर रूट ले लिया। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 अपान r1 इक्वल टू 1 अपान r1, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है 2l cos थीटा बाई r इंटू -1/2। क्या सिंप्लीफाई होकर के मिल गया, 1 अपान r1 इक्वल टू 1 अपान r, 2 से कैंसिल आउट, 1 माइनस l cos थीटा बाई r। यह रिलेशन 4 मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे r1 कैलकुलेट किया है आपने, केवल r2 कैलकुलेट करने के लिए यह एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। यहां पर 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा करेंगे तो मिलेगी इक्वेशन r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr cos 180 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू माइनस cos थीटा होगी, यहां माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से कैलकुलेट करते चले जाओगे तो यहां पर प्लस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान r 1 प्लस l cos थीटा बाई r, रिलेशन 5। मैंने ये सब कैलकुलेशन कट ऑफ करके रिजल्ट लिख दिया, 1 अपान r2 की वैल्यू लिख दिया। अब इन दोनों की वैल्यू 1 अपान r1 1 अपान r2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट अप कर देंगे बाई इक्वेशन 3। v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q। 1 अपान r1 माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, 1 अपान r पहले लिख दीजिए, 1 अपान r, ये माइनस है, माइनस 1 अपान r 1 माइनस l cos थीटा बाई r और प्लस 1 अपान r 1 प्लस l cos थीटा बाई r। वैल्यू पुट कर दिया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q, r कॉमन ले लीजिए, माइनस के कारण साइन चेंज, -1 प्लस l cos थीटा बाई r प्लस 1 प्लस l cos थीटा बाई r। 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये ऐड हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k
Q बाई R और यहां मिलेगा 2L cos थीटा बाई R। ये वैल्यू Q इंटू 2L मिल करके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बन जाएगी। रिजल्ट मिल गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P cos थीटा बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन नंबर 6 रिजल्ट हमको मिल गया। किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू यह कैलकुलेट होकर के आ गई। अब अगर हम इसी इक्वेशन 6 की मदद से एक्सियल पोजीशन पर और ब्रॉड साइड आर्क पोजीशन पर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो देखिए, एट एक्सियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं? इस लाइन पर तब थीटा की वैल्यू 0 पुटअप हो जाएगी। अगर कास की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट होकर के मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बाई R स्क्वायर। P बाई R स्क्वायर रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन 7 का दीजिए। एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? ये मिड पॉइंट से पास करे लाइन और इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करेंगे, cos 90, और cos 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होती है, तो मींस इक्वेटोरियल पोजीशन, ये परपेंडिकुलर लाइन के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद एक्सियल और ब्रॉड साइड आर्क पोजीशन दोनों पर बात कर लिया। एक और बात कर लीजिए, एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज चाहे प्लस चाहे माइनस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े हुए हैं। लेकिन यहां पर जो कि हमारा सिस्टम पॉइंट चार्ज नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल के द्वारा किसी भी इक्वेशन से देखिए पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये डाइपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यह डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम लोगों ने डाइपोल लेकर के पोटेंशियल के डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया। देखिए अब अगले हेडिंग पर चलते हैं हम लोग। हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस मेरे सिस्टम में स्पेस में कई चार्ज पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है जहां पर प्लस Q1 रखा गया है, एक बी पॉइंट है जहां पर माइनस Q2 चार्ज बॉडी रखी गई है, एक सी पॉइंट है प्लस Q3 रखी गई है, मान लीजिए रैंडम मान रहे हैं हम। एक डी पॉइंट है जहां पर प्लस Q4 रखा गया है। ये चार्जेस रखे गए हैं किसी सिस्टम में, और इन चार्जेस के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक सिंगल चार्ज बॉडी लेकर के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पता होगी, तब पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, इसकी मदद से इस चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को सभी चार्जेज से डिस्टेंस पता हो, Q3 यहां से मान लीजिए, R3 डिस्टेंस है,
Q4 से R4 डिस्टेंस है, सभी चार्जेस की वैल्यू पता हो, सभी डिस्टेंस पता हो, तब हम सबके कारण V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K प्लस Q1 बाई R1, V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस Q2 बाई R2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस, माइनस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू माइनस, ऐसे V3 कैलकुलेट कर लेंगे, V4 कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन 3, 4, और उसके बाद नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी सिस्टम में चार्जेज होंगे सभी के को लेकर के उनके साइन के साथ पोटेंशियल को सम कर देंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। यह टॉपिक बहुत छोटा सा, इतना ही बड़ा था, समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर बात करनी है हम लोगों को। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहले हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आ जाइए, चाहे एक सिंगल चार्ज बॉडी हो या कई सिस्टम में चार्जेज हो और उसके कारण नेट फील्ड हो, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ऐसे सरफेस की कल्पना करिए, एज्यूम करिए कि उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करें, इक्वल सेम आ जाए, तो वह सरफेस ही इस नाम से पढ़ा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उसी सरफेस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ गए होंगे, डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। अगर एक पॉइंट चार्ज ले लें, प्लस Q ले लें, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर लेकर के अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो बराबर आती है, सेम आती है, तो इसका मतलब हो गया इस पॉइंट को ओरिजिन, और जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको रेडियस लेकर के एक स्फीयर की कल्पना करें। ये स्फीयर बन गया, स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर होगी, इसलिए चार्ज वही, डिस्टेंस वही, तो सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल। इस वजह से इसका शेप जो है स्फीयर का शेप, स्फीयर का शेप कब मिला पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फीयर कब होता है, जबकि एक पॉइंट चार्ज लेकर बात करेंगे तब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर के शेप का होता है। अगर आगे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स इनफाइनाइट की ओर फैलती है, तब इस सरफेस पर जो फील्ड लाइंस होगी परपेंडिकुलर होगी। रिजल्ट हम लोगों को मिल गया क्या, कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, और इस सरफेस के दो पॉइंट पर बात करें पोटेंशियल इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस सरफेस के ऊपर टहलाया जाए, ले जाया जाए, कहां ले जाया जाए, इसे सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो किए गए वर्क की वैल्यू जीरो होती है। अगर हम लोग पैरेलल फील्ड लाइंस बना दें, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इक्वल सब जगह इंटेंसिटी इक्वल है, फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, तब इस केस में फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप सरफेस ले लीजिए, तब प्लेन सरफेस मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन कब मिलेगा, जबकि फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और उस जगह पे, हर जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और अगर कोई रॉड है और ये रॉड चार्ज बॉडी है, तब इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। इक्वल डिस्टेंस पर लेकर के बात करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप
सिलेंड्रिकल होगा, तब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कई तरीके से लेने पर अलग अलग शेप का मिलता है। पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर, इक्वल अगर फील्ड है तो प्लेन सरफेस मिलेगा, और एक कोई चार्ज वायर है, सिलेंडर है, तो उसके कारण सिलेंडर की शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन जो भी सरफेस होगा उस पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और उस सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर वर्क की वैल्यू 0। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी में रिलेशन का डेरिवेशन करना है। चलिए देखिए पहले डायग्राम, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और यूनिफॉर्म अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर ड्रा कर दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट करने लगेंगी क्या लाइनें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी हर एक जगह पर इक्वल है, इंटेंसिटी को वेक्टर ई कह दीजिए, और इसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी की ओर इसकी डायरेक्शन मानी जाती है। इसके भीतर दो पॉइंट चुन लीजिए, ए और बी। अगर हम बात करें कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर डायरेक्शन होती है। इसकी पोटेंशियल अगर v है तो इसका v माइनस डेल्टा v कह दीजिए, और इसके बीच की डिस्टेंस d मान लिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगर इस फील्ड के भीतर कोई चार्ज बॉडी, टेस्ट चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव चुना जाता है, अगर रख दें तो फील्ड के द्वारा जो इस पर फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स F इक्वल टू EQ। यह इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर, फील्ड के भीतर रखे गए किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। अगर इस टेस्ट चार्ज बॉडी को पॉइंट बी से ए पॉइंट तक ले जाना चाहें तो एक्सटर्नल वर्कर को करके, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और हमको उल्टा ले आना है, तो एक्सटर्नल वर्कर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब लगा कर ले जाएगा तो विदाउट एक्सेलरेशन वो मूव करेगा। तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा, वर्क डन किस लिए वर्क डन, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में, वर्क डन की वैल्यू वेक्टर F डॉट वेक्टर BA, और F डॉट D होता है डॉट प्रोडक्ट में AB cos थीटा, तो F BA इनटू BA की डायरेक्शन इधर, फोर्स इधर, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू F की वैल्यू लग दीजिए EQ0, और BA D मान लिया है मैंने, और cos 180 -1, ये रिलेशन बना। और अगर Q0 को ट्रांसफर करके दूसरे साइड में ले जाएं तो बाई हो जाता है -ED मिला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि किसी टेस्ट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हुआ वर्क और उस चार्ज बॉडी का रेशियो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए में से इसमें माइनस करेंगे तो डेल्टा V मिलेगा, मींस इसकी वैल्यू डेल्टा V हो गई -ED, डेल्टा V इक्वल टू E माइनस ED। माइनस मींस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन में इधर
इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल घट रहा है। अगर मॉडली बात करें, डायरेक्शन को छोड़ दें तो डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी। ये रिलेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन, इसी तरीके से डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का बदले पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में बात करें। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर होता तो इसी को दूसरे सिंबल में अगर हम लोग इंडिकेट करें, ए और बी मान लें, और इसके बीच की V और V माइनस dV लिख दें कैलकुलस की लैंग्वेज में, इसके बीच की डिस्टेंस को dr माने, तो यह dV इक्वल टू माइनस EdR लिख देंगे। इस नोटेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dV बाई dr इक्वल टू माइनस E या E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और इसी चीज को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में होने वाली चेंजिंग को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस मींस, फिर वही रिपीट करता हूं मैं बात, कि माइनस केवल डायरेक्शन अपोजिट बोलता है किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। न्यूमेरिकली E इक्वल टू dV बाई dr न्यूमेरिकली बोलेंगे, माइनस वनली डायरेक्शन को बताता है कि फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक आता है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसका मतलब हुआ एक सिस्टम है जिसमें बहुत से चार्ज हो सकते हैं। बहुत से चार्ज करने का मतलब एक चार्ज से मिलकर के भी सिस्टम बन सकता है, दो चार्ज, तीन से अधिक, कितने भी चार्जों से मिलकर के सिस्टम बना है मेरे पास। यह है सिस्टम की बात, चार्ज, बहुत चार्ज से मिलकर के, और उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हमने पीछे बात किया है आपसे, पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, कोई भी हो, उस सिस्टम को बनाने में जो भी वर्क करना पड़ता है वह वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। हेडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरे पास एक सिस्टम है, वह सिस्टम किस चीज का, चार्जेस से मिलकर बन सकता है। एक चार्ज हो सकता है, दो चार्ज, लेकिन जो भी चार्ज होंगे स्टैटिक पोजीशन में कहीं रुके हुए होंगे, मूवेबल पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये चार्ज का सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क के थ्रू। उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो टॉपिक टू टॉपिक हम लोग चलते हैं कि पहले एक चार्ज से मिलकर बना हुआ सिस्टम, दो चार्ज से, ऐसे बात करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P1 है, P1 जिसका की पोजीशन वेक्टर मान लीजिए वेक्टर R1 है। R1 इसका पोजीशन वेक्टर मींस कहीं ओरिजिन होगा, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है। इस पॉइंट पर एक चार्ज बॉडी प्लस Q1 रखी गई है। क्योंकि हम जानते हैं इनफाइनाइट पर जितने भी चार्ज पड़े होते हैं उनका एनर्जी लेवल 0 माना जाता है। तो यहां पर अगर ये रखा हुआ है, इसके पहले हम सोचें कि अगर वो इनफाइनाइट पर हो और उस इनफाइनाइट से इस सिस्टम के भीतर लाएं, तो यहां तो कोई पहले से फील्ड मौजूद नहीं है। कि जब फील्ड नहीं है तो कोई भी उसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा 0 होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इनफाइनाइट से पॉइंट P1 जिसका की पोजीशन वेक्टर R1 है, वन सिस्टम में ए सिस्टम ऑफ वन पॉइंट चार्ज, एक चार्ज का मिलकर के बना हुआ है। अगर सिस्टम में एक ही चार्ज है तो उसको इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क होगा 0 होगा। रीजन
कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है कि हम इसको ले आएं और इसको अपोज करने वाला फोर्स, यही रीजन है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पर बात करें, दूसरा पॉइंट ले लें, क्या कि ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे, ये बात समझ गए होंगे कि अगर सिस्टम में एक चार्ज है तो उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट पोजीशन तक ले आओगे तो कोई चार्ज नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फील्ड उसको वो रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम में 2 चार्ज हैं तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे, एक एक करके इनफाइनाइट से लाइए। पहले इनफाइनाइट से मान लीजिए इनफाइनाइट है, यहां से यहां Q1 भी है और Q2 भी है, यहां बहुत से चार्जेस हैं। एक चार्ज को पहले ले आएंगे तो कोई फील्ड ना होने के कारण जो वर्क हुआ W1 की वैल्यू 0 हो गई। अगर दूसरे पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट P2 जिसका कि पोजीशन वेक्टर R2 है, यहां तक इस दूसरे चार्ज को ले आओगे तो ये पहले वाला चार्ज यहां पर फील्ड पैदा करेगा, इसका पोटेंशियल होगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट इस Q2 को लाने में एक्सटर्नल वर्कर को वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसे हम वर्क कर निकालेंगे, पहले इसके द्वारा यहां पर उत्पन्न हुआ पोटेंशियल पता कर लें। पोटेंशियल की गणना हम लोग कैलकुलेशन पीछे करके आए हैं, लेकिन वर्क निकालना होता है तो वर्क की डिफिनीशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन W/Q होती है, तो W की वैल्यू VQ ऐसे निकालते हैं। यहां पर इसके कारण उत्पन्न हुआ पोटेंशियल पहले पता कर लीजिए। पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1, इसके कारण पोटेंशियल पता कर लीजिए और जिस चार्ज को ला रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस चार्ज Q2 को इस पॉइंट P तक लाने में वर्क पता चल जाएगा। पहले तो आपने Q1 लाया, कोई वर्क नहीं हुआ, Q2 ला रहे हो तो इसके अगेंस्ट, रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। वर्क की वैल्यू पोटेंशियल और Q की मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़े हुए हैं। तो इसके द्वारा यहां पर जो पोटेंशियल पैदा होता है उसकी वैल्यू हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 4πε0K Q1/R12 लिख दीजिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को R12 कह दें। R12 ये पोटेंशियल हो गया और Q2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू मिल गई 1/4πε0K Q1 Q2/R12। इन दोनों वर्क को कर दे, पहले Q1 को ले आए फिर Q2 को ले आए। Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं, Q2 को लाने में वर्क हुआ, इसकी वैल्यू दोनों वर्क टोटल वर्क कर दें। W टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इस सिस्टम में 2 चार्ज हैं, दोनों को बनाने में टोटल वर्क पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू यही है 1/4πε0K Q1 Q2/R12। और यही वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी बात किया मैंने आपसे कि उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो 2 चार्ज से मिलकर के बना हुआ, 2 पॉइंट चार्जेस से मिलकर के बना हुआ सिस्टम है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यह होगी। अगर 3 चार्ज होते, एक चार्ज और एक पॉइंट P3 मान लीजिए जिसका कि पोजीशन वेक्टर R3 है, और इनफाइनाइट से एक +3 पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट P3, तो अब हमारे सिस्टम में 3 चार्ज हो गए। इसके बीच की डिस्टेंस R12, इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया R13, इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया R23। R3 वेक्टर P2 का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर R1 P1 का पोजीशन वेक्टर, इनके बीच की डिस्टेंसेस मान लिया मैंने। अब इन दोनों को लाने में तो 2 वर्क पता है, ये कर लिया। इसको ले आएंगे तो कितना वर्क होगा। अब यहां पर जो फील्ड होगा यह भी फील्ड उत्पन्न कर रहा होगा, यह भी फील्ड उत्पन्न कर रहा होगा, और वर्क की वैल्यू
V इंटू क्यू से निकालते हैं। यहां पर जो पोटेंशियल होगा इसके द्वारा भी पैदा हुआ पोटेंशियल V1, इसके द्वारा भी पैदा हुआ पोटेंशियल, दोनों को ऐड करके नेट पोटेंशियल पता चल जाएगा। पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो W3 कैसे निकालेंगे? W3 पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 और मल्टीप्लाई करेंगे। किस चार्ज को ला रहे हो? Q3 को ला रहे हो। Q3 को ला रहे हो तो इन दोनों के द्वारा जो फील्ड पैदा होगा उस फील्ड की नेट वैल्यू, नेट पोटेंशियल निकाल करके उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थर्ड चार्ज बॉडी को लाने में वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर ये पोटेंशियल की वैल्यू कैसे, इसके द्वारा पोटेंशियल निकालते हैं। हम पोटेंशियल जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 बाई R13 प्लस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस है तो प्लस पोटेंशियल, माइनस है तो माइनस। हमने सबको प्लस मान लिया है, एनी वाई कुछ भी हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 बाई Q2 से डिस्टेंस 23 R23 इंटू Q3। ये किसका कैलकुलेशन हुआ? थर्ड चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट से पॉइंट P3 तक लाने में जो वर्क हो रहा है उसका कैलकुलेशन हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 बाई R23। यह Q1 को ले आए, कोई वर्क नहीं। Q2 को ले आए, Q1 से के अगेंस्ट वर्क हुआ W2। Q3 को ले आए तो Q1 और Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, जिसका कैलकुलेशन वह कर लिया। टोटल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। टोटल वर्क मीन्स W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इन तीनों की वैल्यू W1 0 है, W2 W3 को अगर हम ऐड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 बाई R23। यह पोटेंशियल हो गया। अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम में एक चार्ज और होता जो कि पॉइंट P4 पर होता तो Q4 चार्ज जिसका वैल्यू है इसको P4 पॉइंट तक ले आओगे, तब सिस्टम में चार चार्जेस हो जाएंगे, तब नेट पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब Q4 को ले आओगे तो इस पॉइंट पर Q1 के अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट, Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर इन तीनों के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल एट P4 ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 और मल्टीप्लाई कर देंगे Q4 से। कंफर्म हो रही होंगी बातें, अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं। तो उसका रिजल्ट अगर हम कहें कैसे निकालोगे तो W1 W2 W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, और याद करने का तरीका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R12 Q1 Q3 बाई R13 Q1 Q4 बाई R14। 1 से डिस्टेंस मान लिया और 2 से Q2 Q3 बाई R23 Q2 Q4 बाई R24 प्लस Q3 Q4 बाई R34। यह रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने केवल रिजल्ट डाउनलोड कर दिया,
और कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सिमिलर डेरिवेशन करते हुए आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे मैंने याद कैसे रखा है, 1 से 1 2 1 3 1 4 और 2 से 2 3 2 4 और फिर से 3 4 याद करने का एक सीक्वेंस है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने यह पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना था। सिस्टम में एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, कितने भी चार्ज हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी टिपिकल न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आ जाए आप उसको फेस कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। किसकी? सिस्टम ऑफ चार्ज। उस सिस्टम में कई चार्जेस थे, लेकिन इस टॉपिक में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था। यही अब अगला टॉपिक बन जा रहा है। क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में केवल यह टॉपिक ऐड हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ही हमको कैलकुलेट करनी है, सिस्टम ऑफ चार्ज की ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन पिछले टॉपिक में पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना गया था, चुना गया था। अब यहां से पहले से ही इस यूनिवर्स में, उस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह यूनिफॉर्म भी चुना जा सकता है और नॉन यूनिफॉर्म किसी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, लिख दीजिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मौजूद है। और ये लाइन मैंने मार्जिनल लाइन बना दिया कि ये फील्ड के बाहर की बात है, इनफाइनाइट है। यहां पर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। आप किसी भी पॉइंट पर इस सिस्टम में, मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। अब अगर किसी भी चार्ज बॉडी प्लस Q1 को इस इनफाइनाइट लेवल से, इनफाइनाइट लेवल क्यों चुनते हैं? क्योंकि यहां पर एनर्जी लेवल इसका 0 होता है। वर्क जो किया जाता है वही वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो 0 एनर्जी लेवल से वर्क के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी वो गेन करके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रखेगा। मान लीजिए किसी पॉइंट P1 जिसका की पोजीशन वेक्टर R1 है, यहां पर इस प्लस Q1 को लाया जा रहा है, इस पार्टिकल को। तो सिस्टम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बॉडी आ जाएगा तो हमारा सिस्टम एक चार्ज बॉडी का मिलकर के बन जाएगा। अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ चुके हैं, V = W/Q। इससे W वर्क की वैल्यू निकालेंगे, VQ वर्क ही चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता है। तो अगर इस बॉडी को एक्सटर्नल फील्ड में ले आ रहे हैं और यहां का पोटेंशियल अगर V1 हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 हो, तो यहां इस बॉडी को इस फील्ड के भीतर लाने में जो वर्क होगा VQ होता है, V1 Q1। ये किसके अगेंस्ट वर्क होगा? जो फील्ड मौजूद होगा उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्कर द्वारा वर्क किया जाएगा, तब एक चार्ज पार्टिकल से बना हुआ यह सिस्टम बन जाएगा और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। कंफर्म? अगर एक चार्ज बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी V1 Q1। V1 क्या है? किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, और Q1 क्या है? जिस बॉडी को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू ही वर्क डन के इक्वल होगा। यही वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब किसी दूसरे पॉइंट पर, पॉइंट P2, एक दूसरा बॉडी है, प्लस Q2 माइनस Q2, कोई भी बॉडी लेकर के आप बात कर सकते हैं।
प्लस होगा तो प्लस वर्क, माइनस होगा तो माइनस वर्क होगा। अगर इस पॉइंट पार्टिकल को किसी एंडर पॉइंट जिसका कि पोजीशन वेक्टर R2 है, इस Q2 को यहां तक ले आओगे तो जैसे इनफाइनाइट से अंदर इन करोगे तो पहले से जो मौजूद था P1 पर प्लस Q1 चार्ज बॉडी, उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तब क्या कंफर्म हुई बात कि दूसरे चार्ज बॉडी को ले आने पर दो तरीके से वर्क करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, पहला जो बॉडी चार्ज बॉडी है उसके अगेंस्ट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 बॉडी को पॉइंट P तक लाने में। तो सेकेंड बॉडी को लाने में टोटल वर्क कितना हुआ? अगर इस बॉडी का पोटेंशियल V2 हो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, तो V2 into Q2 ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन की वैल्यू, और इसके अगेंस्ट उसको लाने में वर्क, तो इसका पोटेंशियल आपको पता करना पड़ेगा। मान लीजिए कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R12 है, तब इस बॉडी के अगेंस्ट इसका पोटेंशियल क्या है? VQ आप लिखोगे V2 Q2, V क्या चीज? इस बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसके द्वारा यहां पर डेवलप हुआ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 बाई R12। यह वैल्यू क्या हुई? कंफर्म हुई है बिल्कुल कि इस चार्ज बॉडी के द्वारा पॉइंट P2 पर पैदा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके अगेंस्ट वर्क करोगे तो Q2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, तब ये दोनों मिला करके जो वर्क हुआ वह वर्क Q2 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में इसके अगेंस्ट वर्क, इसके अगेंस्ट जो वर्क हुआ है उसकी वैल्यू यह हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क हुआ V2 Q2 हो गई। अब दो चार्ज बॉडी से मिलकर के सिस्टम बन चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज बॉडी आ गई हैं। अब टोटल वर्क ही पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक W1 और W2, W1 एक चार्ज बॉडी को लाने में जिसकी वैल्यू V1 Q1 हुआ, और दूसरे चार्ज बॉडी को भी ला रहे हो, तब सिस्टम दो चार्ज बॉडी का बन गया जिसका वर्क है V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R12। यह जो वर्क है फिर से रिपीट करके बोल देता हूं मैं, प्लस Q1 के अगेंस्ट वर्क डन। तो इसी तरीके से जैसे मैंने दो ले लिया, अगर कोई तीसरा चार्ज बॉडी आता तो सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते, W1 W2 W3 ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन। वर्क डन को कैलकुलेट करना है, किस लिए? रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद है, उस डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन का कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यूनिफॉर्म बनाने का तरीका, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहलाती हैं। अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन दर्शाया गया है, हर जगह इंटेंसिटी E है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक डाइपोल AB, डाइपोल -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा
इस पोजीशन पर यह रखा हुआ दर्शाया गया है। आप जानते हो कि जब कोई डायपोल को फील्ड में रखते हो तो माइनस चार्ज बॉडी पर, माइनस वाले पोल पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू EQ लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F इक्वल टू EQ। तो इस डायपोल पर EQ दोनों पोल पर फोर्स की वैल्यू बराबर और अपोजिट होने के कारण आप बिल्कुल कंक्लूजन रिजल्ट ले सकते हैं कि अगर कोई डायपोल फील्ड में मौजूद है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। क्यों? इक्वल अपोजिट, फोर्स का वेक्टर सम 0, तो नेट फोर्स 0। लेकिन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है, इसलिए ये कपल ऑफ फोर्स इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे और इस प्रॉपर्टी को टार्क बोलते हैं। इसके ऊपर टार्क लगेगा और वह टार्क क्या कोशिश करेगा, इस डायपोल की मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड की डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन हो जाएगी तब वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरीके से होगी, यह इसको ऐसे रोटेट कर देगा, यह इसको ऐसे रोटेट करेगा, माइनस क्यू यहां आ जाए, प्लस क्यू यहां आ जाए, माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होती है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो वह डायपोल फील्ड के भीतर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। कंफर्म हो गई बात कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टार्क इसको फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर रोटेट करने में, अगर फील्ड के अगेंस्ट उल्टा रोटेट करना चाहते हो तब एक्सटर्नल वर्कर को फील्ड के द्वारा लगने वाले टार्क की अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। लीनियर मोशन में हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशनल मोशन में टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह कब वर्क की वैल्यू DW, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करने पर स्मॉल वर्क रोटेशनल मोशन में टॉर्क के द्वारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते वक्त वर्क डन की वैल्यू होती है। अब हम लोग पीछे से पढ़े हुए हैं कि अगर थीटा एंगल पर डायपोल रखा हुआ है तो इस डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा। ये क्या होता है? टॉर्क, जिसका कैलकुलेशन हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अगर थीटा पोजीशन पर टार्क यह है और इस पोजीशन से डी थीटा एंगल और रोटेट करना चाहते हो तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाउ की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, PE sin थीटा डी थीटा हो गया रिलेशन 1। बट अगर इस डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में टोटल वर्क करना होगा तो इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके रिजल्ट ले लेंगे। थीटा 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, थीटा 1 कोई पहले एंगल था थीटा 1 और थीटा 2 तक इसको इस एंगल से इस एंगल तक ऐसे कर दिए रोटेट किया जा रहा है। थीटा 1 थीटा 2 PE sin थीटा डी थीटा। कांस्टेंट को बाहर P और E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर थीटा 1 थीटा 2 sin थीटा डी थीटा। PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट लगा दिया। अब इसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। PE अपर लिमिट लगा करके लोअर लिमिट को घटा देते हैं। माइनस कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कास थीटा 1, तो ये रिजल्ट मिल गया PE कॉस थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया? रिजल्ट मिल गया हम लोगों को
कि डायपोल को एंगल थीटा 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन थीटा 1 पर था और फाइनल पोजीशन थीटा 2 तक रोटेट करने में वर्क डन की वैल्यू, यही हमको कैलकुलेट करना था। इसी में अगर हम केसेस की बात करें, केस फर्स्ट थीटा 1 जो है 0 डिग्री ले लें, इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और फिर थीटा 2 किसी एंगल थीटा तक रोटेट करें तो फार्मूले में थीटा 1 की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, तब वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगी PE 1 माइनस cos थीटा। ये केस फर्स्ट हो गया कि 0 पोजीशन से थीटा पोजीशन तक रोटेट करने में। केस सेकंड में आइए, अगर हम कह दें कि थीटा 1 की वैल्यू 0 है और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, तब वर्क डन की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करिए। 0 और 90, 0 cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब W इक्वल टू PE 1 माइनस 0 मीन्स PE। यह हो गया। केस थर्ड में बात करें, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स ये माइनस प्लस पूरा रोटेट कर जाए, और जब इस तरीके से हो जाएगा तो वह पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पड़ी जाती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यह होगी, यहां माइनस क्यू आ जाएगा, यहां प्लस क्यू बन जाएगा, तब 180 पे आ जाएगा, और यहां पर पहले माइनस क्यू यहां है, प्लस क्यू अगर यहां है, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाएगी। और इस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे PE cos 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, माइनस 1, cos 180 माइनस 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 प्लस 1 मीन्स 2PE, ये वर्क डन। इस तरीके से हम लोगों ने केसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि 0 लेवल पोजीशन से किसी पोजीशन में लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से अगर प्लस चार्ज बॉडी को इस पॉइंट तक ले आए और माइनस बॉडी को इनफाइनाइट से माइनस क्यू को यहां ले आ दें और प्लस क्यू को यहां ले आए, चूंकि इनफाइनाइट से इस क्यू तक लाने में जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहां भी है। इस प्लस क्यू को लाने में एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो वर्क होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहां पर उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर यह डाइपोल इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर परपेंडिकुलर पोजीशन में ला करके स्टेबल किया जाए तो नेट वर्क 0 हो जाएगा। प्लस वर्क इक्वल माइनस वर्क इक्वल। तब यह डाइपोल अगर फील्ड के भीतर फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर रखा हुआ है तब वह 0 एनर्जी लेवल में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू को लाने पर प्लस वर्क और माइनस क्यू को लाने पर माइनस वर्क इक्वल नेट वर्क 0। अब क्या कहें कि अब ला करके अगर इसको रोटेट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पर, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैंने ऐसे इसको ले आया 0 लेवल पर माना गया और फिर थीटा एंगल तक रोटेट किया और रोटेशन का फॉर्मूला हमारे पास पता है। तो थीटा 1 पहले पोजीशन क्या थी, 90 डिग्री पे थी। थीटा 2 क्या था, थीटा में आ गया। तब जो वर्क डन होगा यही वर्क डन नेट वर्क होगा, क्योंकि यहां वर्क 0 हो चुका है, केवल रोटेशन में ही वर्क कैलकुलेट होगा। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो PE
0 माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस पीई कॉस थीटा, ये वर्क डन, और वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर थीटा एंगुलर पोजीशन पर रखे गए डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये पोजीशन इसकी बन गई कि थीटा ऐसे बना दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है डायपोल, थीटा एंगल पर, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर यही डायपोल फील्ड के पैरेलल हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तब थीटा की वैल्यू यहां 0 हो गई, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। उस केस में 0 एंगल पर cos 0 की वैल्यू 1 माइनस पीई पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर ऐसे कहें अनस्टेबल माना जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू यहां होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, थीटा 180 पर आ जाएगा, तब यह पोजीशन प्राप्त होगी। थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे जिसकी वैल्यू -1 होती है, तब u की वैल्यू प्लस पी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे रख दें, 90 डिग्री पे डायपोल को रख दें, cos 90 की वैल्यू, तब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। किसी भी जनरल पोजीशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर। इस तरीके से डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल के लिए और स्पेशल केस के लिए और रोटेशन में, इस तरीके से डायपोल के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया। और यह पोटेंशियल जो हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि एक टॉपिक में, एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये पूरा एक वीडियो में यहां पर पोटेंशियल की बात अब कंप्लीट हुई।